ने शाओलिंग से वादा किया था कि वे हमेशा जंगलों और जानवरों की रक्षा करेंगे, यही उनका प्रॉमिस था। मैंने डायरेक्टर का नाम देखा तो वह जी परिवार की डेस्केंडेंट है। शाओफू बहुत खुश लग रहा था। मुझे एक कॉलिग से मिलने का मौका मिलेगा। आगे चलकर तुम्हारी मुलाकात और भी कई कॉलिग से होगी। ननचंगजू मेरी कांटेक्ट पर्सन एक युवा महिला थी। उनका वीचैट नाम काइवन था। उनके नाम की तरह ही उनकी आवाज भी बहुत नरम थी, धैर्य से भरी हुई और बेहद कोमल। डायरेक्टर जियांग, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उस दिन हमारा जो टिकट सेल्स कम कर देगा और हम आपके साथ गाइड्स के रूप में स्टाफ भी भेजेंगे। शाओफू अचानक बोला, उनके ऊपर शाओ लिंग की ऑनरा भी है। रुको, ये तो सही नहीं है। उनके डेटा में शाओ शी का डेटा भी क्यों है? शाओ शी कौन है? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले शाओफू खुद से कुछ बड़बड़ाया और गायब हो गया। लगता है वह अपने दोस्तों से संपर्क करने चला गया। लेकिन अगर इस मामले में उन प्यारे सिस्टम्स का हाथ था तो इससे इतना तो साबित हो गया कि ननचांगजू चुनना बिल्कुल सही फैसला था। मैंने काइवेन को जवाब भेजा। तो फिर आपको काफी तकलीफ होगी? काइवेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल भी नहीं। ऑटम आउटिंग की योजना ने पूरे ऑर्फनेज के बच्चों को उत्साह से भर दिया। हर दिन वे इसी बात पर चर्चा करते रहते कि सबसे पहले कौन सा जानवर देखेंगे। उधर वन किंग अब भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। वह बार बार सभी को सेफ्टी रूल्स याद दिलाती रहती। उसने हर बच्चे के लिए खास चिंग मियाओ हैंडकरचिफ और ऑटम आउटिंग का छोटा सा फ्लैग भी तैयार किया। फ्लैग्स बच्चों के छोटे बैकपैक्स पर लगाए गए और हरे रंग के हैंडकरचिफ उनकी कलाई पर तितली की गांठ बनाकर बांधे गए। हैंडकरचिफ पर हम टीचर्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी छपी हुई थी, ताकि अगर कोई बच्चा रास्ता भटक जाए तो आसानी से वापस आ सके। मैंने लगभग 20 से ज्यादा बच्चों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। हर ग्रुप का लीडर बच्चों ने खुद वोट देकर चुना। हर ग्रुप का अपना अलग फ्लैग भी था। ग्रुप लीडर्स की जिम्मेदारी थी कि उनका कोई भी मेंबर पीछे न छूटे। पहली बार बाहर जाने की वजह से सभी छोटे ग्रुप लीडर्स के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वे पूरी गंभीरता से मुझसे बोले, हम सबका अच्छे से ध्यान रखेंगे। उनके उत्साह और घबराहट भरे चेहरे देखकर मैंने एक बड़ी बस किराए पर ली। बच्चों की हंसी और चहचहाहट के बीच सूरज निकलते ही हम सफर पर निकल पड़े। नानचंगजू सचमुच अपनी प्रसिद्धि के लायक था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पूरा वातावरण जीवन से भरा हुआ था। काइवेन बेहद नाजुक चेहरे वाली युवा महिला थी। उनकी हिरनी जैसी आंखें थीं और उनका स्वभाव बहुत ही मीठा और विनम्र था। वह उम्र में भी बहुत छोटी लग रही थी। नमस्ते डायरेक्टर जांग, सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी गाइड रहूंगी। उन्होंने यूनिफॉर्म पहने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। तभी वैन किंग अचानक धीरे से मेरे कान के पास आकर बोली, डायरेक्टर, मैंने इन्हें पहले टीवी पर देखा है। ये उस बहुत फेमस रियलिटी शो में थी। काइवेन से मिलने के बाद जिज्ञासा में मैंने इंटरनेट पर उनके वीडियोस खोजे। सबसे पहला टाइटल देखकर मैं ठिठक गया। देखिए कैसे एक खूबसूरत लड़की एक खूंखार टाइगर को काबू करती है। काइवेन? मेरा चेहरा वहीं जम गया। काइवेन हमें जू के अंदर लेकर गईं। फिर बिल्कुल सामान्य चेहरे के साथ उन्होंने बगल में बैठे टाइगर से कहा, फे थोड़ा पीछे हटो, बच्चों को डरा मत। अगले ही पल टाइगर मानो उनकी बात समझ गया। वह आज्ञाकारी बच्चे की तरह कुछ कदम पीछे हटा और आराम से बैठ गया। कुछ सेकंड तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर बच्चों की जोरदार चीखें और तालियां गूंज उठी। मिस शाओवेन कितनी कमाल है। गुरेंग एक कदम पीछे हट गया। उसने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा, मेरा कपड़ा पकड़कर बोला, डायरेक्टर, अभी बड़े टाइगर ने 2 बार दहाड़ लगाई। क्या वह सच में हमारे साथ खेलना चाहता है? जांग हेक्सुए तो तुरंत आगे बढ़ गई। उसने उत्सुकता से काइवेन से पूछा, मिस शाओवेन, फे क्या कह रहा है? काइवेन का चेहरा अचानक अजीब हो गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराहट बनाए रखी। उसे भूख लगी है। ओह, क्या उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया? किया था। काइवेन ने बेबसी से अपना माथा पकड़ लिया। लेकिन उसे फिर से भूख लग गई है। जांग हेक्सुए पूरी तरह उलझ गई। उसे फिर से भूख क्यों लग गई? लूची ने पूरी गंभीरता से कहा, वह बहुत ज्यादा खाने वाला है। टाइगर इंक्लोजर देखने के बाद हम क्रेन इंक्लोजर, मंकी इंक्लोजर और एवियरी भी देखने गए। लंच की व्यवस्था ननचंगजू ने की थी। एक्वेरियम के पास वाले बड़े लॉन पर पिकनिक मैट्स बिछाए गए थे। साथ ही छोटे छोटे पेस्ट्रीज भी रखे गए थे। उसके ठीक बगल में स्वान लेक था। बच्चे स्वान्स को देखते हुए खुशी खुशी पिकनिक करने लगे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। खाना खत्म करने और सारा कूड़ा साफ करने के बाद बच्चे अभी भी उत्साह से भरे हुए थे, इसलिए सब मिलकर एक्वेरियम के अंदर चले गए। डायरेक्टर ने हमें डॉल्फिन्स और बेलुगा वेल्स को बहुत पास से देखने की अनुमति दी। ये एक बेहद खास मुलाकात थी। जांग हेक्सुए की आंखें चमक उठी। डायरेक्टर, डॉल्फिन्स कितनी प्यारी हैं। गू रंग भी बेहद उत्साहित था। ये मेरी हथेली को धक्का दे रही है। लूची चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर पानी के अंदर तैर रही बेलुगा व्हेल को देख रहा था। उस बेलुगा व्हेल का नाम शाओबाई था। शाओबाई आज्ञाकारी ढंग से तैरकर कांच के पास आ गई। उसने प्यार से अपना सिर कांच से रगड़ा। उसका मुंह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जिससे ऐसा लगता था मानो वह हमेशा मुस्कुरा रही हो। उस मुस्कुराती हुई फरिश्ते जैसी बेलुगा व्हेल को देखकर लूची कुछ पल झिझका। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। शाओबाई ने कांच के आर पार उसकी हथेली के सामने अपनी नाक
प्यार से रगड़ दी। वह लड़का जो हमेशा शांत और संकोची रहता था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो। उसके होंठ हल्के से खुले। उसने काफी देर तक अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान फैल गई। शाओबाई कांच के चारों ओर कुछ चक्कर लगाकर तैरी और अपना सिर तिरछा कर लिया। लू ची ने भी उसी की तरह अपना सिर तिरछा कर लिया। मैं उस लड़के और बेलुगा भेल को खुशी खुशी खेलते हुए देखता रहा और अनायास ही मुस्कुरा उठा। डायरेक्टर, ये कितना अच्छा है। मैंने इन्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा, अनवन किंग धीरे से बोली। इन बच्चों के लिए हमेशा ऑर्फनेज में रहना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब इन्हें स्कूल भेजने का समय आ जाएगा। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। चिंता मत करो, मैं पूरी जिंदगी इनके सामने आने वाली सारी मैलिस को नहीं रोक सकता, लेकिन उसका एक और तरीका होता है जिसे हम स्कार कहते हैं। वह तभी दर्द देता है जब हम उसकी परवाह करते हैं। अगर हम उसकी परवाह ही ना करें तो हम मजबूत और अटूट बन जाते हैं। जो कि यह आउटिंग पूरी तरह सफल रही। ऑर्फनेज लौटने के बाद बच्चों को किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वे खुद ही अपना वीकली डायरी लिखकर मुझे देने लगे। आर्ट क्लास में भी दुस्सा सबने बिना बोले जू के जानवरों की ही ड्राइंग्स बनाई। उन्हें जू इतना पसंद आया था कि वे उसे भूल ही नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने ननचंग जू वाले रियलिटी शो को डाउनलोड कर लिया और हर वीकेंड बच्चों को उसका एक एपिसोड दिखाने लगा। बिना किसी शक के ये उनकी सबसे पसंदीदा वीकली एक्टिविटी बन गई। कई बार तो वे अपना पेस्ट्री भी बाद में खाने के लिए छोड़ देते, सिर्फ इसलिए कि वीकेंड पर कॉमन रूम में सबसे आगे बैठकर शो देख सकें। सर्दियां आ गईं। मैं और एन वन किंग बच्चों के लिए नए विंटर क्लोथ्स खरीदने गए। रास्ते में वन किंग ने पूछा, डायरेक्टर, इस साल का रिव्यू और इंस्पेक्शन खत्म हो गया है। अगले साल शायद हम नए बच्चों को भी लेंगे, है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, अगले साल हमारा वेलफेयर इंस्टीट्यूट आधिकारिक रूप से अडॉप्शन भी शुरू करेगा। मैंने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन इसकी कोई जल्दी नहीं है। एडॉप्टिव फैमिलीज की बहुत सावधानी से स्क्रीनिंग करनी होगी। वैन किंग ने सहमति में सिर हिलाया। बोए, वेलफेयर इंस्टीट्यूट अभी बहुत बड़ा नहीं था। अगर हम और बच्चों को भी लें तो शायद कुल मिलाकर दर्जन भर ही होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ साल बाद जब मुझे और फंडिंग मिल जाएगी तब हम इसे और बड़ा कर पाएंगे। खाना एक एक निवाला करके खाया जाता है और रास्ता भी एक एक कदम चलकर तय होता है। चलते चलते हम एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे। अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि भूख लगने लगी। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, हॉट पॉट खाने चलें? वंकिंग एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन हमें वापस भी जाना है। मैं मुस्कुराया। कल बच्चों को भी साथ लेकर आएंगे। अच्छा खाना सबके साथ मिलकर खाना चाहिए। वैनकिंग मेरी तरफ देखने लगी। अचानक उसकी आंखें बहुत कोमल हो गईं। वह हल्के से मुस्कुराई। डायरेक्टर, कभी कभी मुझे लगता है आप बिल्कुल किसी ऐसे इंसान जैसे हैं जिसे मैं जानती हूँ। कुछ बातें बहुत मिलती हैं और कुछ बिल्कुल अलग है। जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तब मैं सचमुच कुछ पल के लिए खुशी गई थी। क्या आपको उनकी याद आती है? न्यू ईयर पर उनसे मिलाइए। थोड़ी सी आती है, लेकिन उनसे ऐसी बातें कहने में मुझे बहुत शर्म आती है। क्या वे आपके रिश्तेदार हैं? वे मेरे बड़े भाई हैं और आपकी तरह वह भी एक टीचर हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। जिंदगी में अब हमेशा एक दो लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें पूरी तरह बदल देते हैं। न्यू ईयर आने वाला था। न्यू ईयर्स ईव पर बोए में हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो गई। मैंने बच्चों को बाहर ले जाकर स्नोमैन बनवाए और स्नोबॉल फाइट भी करवाई। सब लोग दिल खोलकर खेल रहे थे। सिर्फ जियांग हेक्स्यू सीढ़ियों पर चुपचाप बैठी थी। उसने अपनी ठुड्डी दोनों हाथों पर टिकाई हुई थी और आसमान से गिरती बर्फ को देख रही थी। मैंने सभी बच्चों के लिए विंटर 3 पीस सेट खरीदा था। उसने अपना एक मुलायम ग्लव उतारा और गिरती हुई स्नो फ्लेक्स को अपनी हथेली पर पकड़ने लगी। मैं लगभग समझ गया कि वह क्या सोच रही थी। मैंने उसे एक बार बताया था कि जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन भी बर्फ गिर रही थी और उसी दिन उसकी पहली मुलाकात अपनी माँ से हुई थी। शायद उसे लगता था कि हर बार जब बर्फ गिरती है तो उसकी माँ उससे मिलने वापस आती है, लेकिन वह ज्यादा देर तक अकेली नहीं बैठ सकी। लूची और गुरेंग दोनों ने उसकी एक एक बाह पकड़ ली और उसे खींचकर अपने साथ ले गए। जल्दी आओ, बर्फ पर ड्राइंग बनाते हैं। मैं और लूची तो बना चुके हैं, अब बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ठंड से गुरंग का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वह बेहद उत्साहित था। मैंने एक छोटा टाइगर बनाया है। लूची ने एक छोटी व्हेल बनाई है। तुम क्या बनाओगी? जियांग हेक्स्यू नीचे बैठ गई और बर्फ पर ड्राइंग बनाने लगी। गुरेंग ने कुछ देर देखा, फिर उलझन में बोला, ये क्या है? इल्ली? लूची भी काफी देर तक देखता रहा, फिर गंभीरता से बोला, मुर्गी। जो जियांग हेक्स्यू अभी तक गर्व से मुस्कुरा रही थी, वह तुरंत गुस्से से आंखें बड़ी करके बोली, नहीं, ये नहीं है, ये रेड क्रॉन्ड क्रैन है। क्रैन! बच्चे मुझे फैसला करने के लिए खींच लाए। मैंने हंसी रोकते हुए कहा, हाँ, ये सच में क्रेन है। जंग हेक्सुए ने तुरंत कहा, डायरेक्टर, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपको भी ये 2 चॉपस्टिक लगी उनकी गेंद जैसा ही लग रहा है। पकड़ा गया। मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक क्रेन बनाता हूँ। अभी तक गुस्से में गाल फुलाए बैठी छोटी लड़की तुरंत खिल उठी। बर्फ में खेलने के बाद मैंने सभी बच्चों को अंदर भेजा। जल्दी से गर्म पानी से हाथ और चेहरा धो लो, वरना सर्दी लग जाएगी। ऑनरफनेज का न्यू ईयर बिल्कुल भी अकेला नहीं था। बहुत से लोग हमसे मिलने आए। एन वैनकिंग भी घर नहीं गई। जब मैंने वजह पूछी तो उसने मुस्कुराकर कहा, बोए, ऑनरफनेज के साथ मेरा ये पहला न्यू ईयर है। मैं बच्चों के साथ ही रहना चाहती हूँ। हमने मिलकर दरवाजों पर स्प्रिंग कपलेट्स लगाए, फिर साथ बैठकर स्प्रिंग फेस्टिवल गाल देखा, गेम्स खेले
और सबने अपनी अपनी विशेष भी मांगी। मैंने हर बच्चे के लिए एक रेड एनवलप तैयार किया था, उसमें एक गिफ्ट था और उनके लिए मेरा लिखा हुआ एक दिल से निकला संदेश भी। बदले में मुझे बच्चों की तरफ से 27 छोटी छोटी पर्चियां मिली जिन पर उनकी विशेष लिखी हुई थी। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए रात के 9 बजे तक मैंने सबको सोने भेज दिया। फिर मैं अपने ऑफिस में वापस आ गया कुछ बाकी काम निपटाने के लिए। रात के लगभग 12 बजने वाले थे। लगातार काम करने से मेरी गर्दन और कंधे अकड़ गए थे। मैं खुद उनकी मालिश करने ही वाला था कि तभी एक गर्माहट भरी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। मैं ठिठक गया। शाओफू होस्ट, न्यू ईयर शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। हाँ, वक्त सचमुच बहुत तेजी से बीतता है। मैंने अपना पेन मेज पर रख दिया और खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को चुपचाप देखने लगा। फिर मैं उठा और बच्चों के डॉर्मेट्री में गया। एक एक बच्चे के पास जाकर उनकी रजाई ठीक से ओढ़ा दी। हैप्पी न्यू ईयर जांगशी, हैप्पी न्यू ईयर शाओफू। जब जंग हेक्सुए, गूरंग और लूची 7 साल के हुए तो मैंने उनका दाखिला पास के एलिमेंट्री स्कूल में करा दिया। पिछले 2 सालों में ऑर्फनेज एक बार और बड़ा हो चुका था। हमने नए बच्चों को भी अपनाया था और कुछ बच्चों को अडॉप्ट भी कर लिया गया था, लेकिन सबसे बड़े अब भी यही तीनों थे। जियांग हेक्स्यू और गू रेंग बहुत लोकप्रिय थे। कई परिवार उन्हें अडॉप्ट करना चाहते थे, यहाँ तक कि कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी ऑर्फनेज छोड़ना नहीं चाहता था। जांग हेक्सुए बोली, मैं अभी भी चिंग मियाओ क्लास की क्लास मॉनिटर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गू रेंग भी बोला, अगर मैं चला गया तो लूची और शाओशू का क्या होगा। स्कूल के पहले दिन जब तीनों स्कूल के गेट से बाहर निकले तो मैंने तुरंत महसूस किया कि जांग हेक्सुए और गूरंग के चेहरे कुछ उदास थे। सिर्फ लूची हमेशा की तरह शांत था। उसने आज्ञाकारी ढंग से मुझे नमस्ते कहा। मुझे स्कूल के बाहर इंतजार करते देखकर जियांग हेक्स्यू और गुरेंग एक पल के लिए रुक गए, फिर दौड़ते हुए मेरी तरफ आ गए। मैं समझ गया कि वे अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। तुम लोग अभी छोटे हो, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं खुद तुम्हें लेने आया करूंगा। जांग हेक्सुए ने मेरा हाथ पकड़ लिया। डायरेक्टर सबसे अच्छे हैं, आज कोला ब्राइड चिकन विंग्स बनेंगे ना। मैंने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। स्कूल के पहले दिन ये हमारी ट्रेडिशन है, आज कैसे छोड़ सकते हैं। जियांग हेक्स्यू खुशी से उछल पड़ी। उसने अपना बैकपैक कसकर पकड़ा, फिर दोनों हाथ फैलाकर मुझे जोर से गले लगा लिया। गूरंग और लूची भी उसके पीछे खड़े होकर उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगे। स्वीट एंड सॉर पोक रिब्स भी हैं और फ्राइड फिश फिलेट्स भी। मैं तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकता हूँ। गूरेंग ने शर्माते हुए हल्की सी मुस्कान दी। लूची ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। वो मेरी यादों वाली तस्वीर के उदास लड़के से बिल्कुल अलग लग रहा था। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए, फिर मेरे होठों पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। चाहे कुछ भी हो, वह सही दिशा में बदल रहा था। यही तो मेरी सबसे पहली इच्छा थी। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद मैं सोच रहा था कि जाकर जांग हेक्सुए से पूछूं कि आज स्कूल में क्या हुआ था। तभी ऑफिस से बाहर निकलते ही मुझे पीछे वाले गार्डन से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं गार्डन की तरफ गया। वहां मैंने देखा तीनों बच्चे स्लाइड के पास एक लाइन में बैठे थे। गूरंग और जांग हेक्सुए दोनों सिर झुकाए हुए थे। दोनों बहुत उदास लग रहे थे। सिर्फ लूची उन्हें समझा रहा था। कोई बात नहीं, गुरेंग गुस्से से बोला, लेकिन वे सब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया। ऑर्फनेज में तो कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहता। सबको तो तुम्हारे चेहरे का बर्थ मार्क बहुत कूल लगता है वो, इसलिए लूची भी थोड़ा घबरा गया। क्यों? घबराओ मत, आराम से बोलो। शियोशू, याद है डायरेक्टर ने तुमसे क्या कहा था? हर इंसान अलग होता है। कुछ माँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं और कुछ नहीं करती। उसी तरह कुछ बच्चों को मेरे चेहरे का बर्थ मार्क कूल लगता है और कुछ को अजीब या डरावना। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मुझे सिर्फ डर था कि तुम लोग दुखी हो जाओगे या छुपकर रोओगे। मैं नहीं रोऊंगा। क्या तुम्हें पिछली सर्दियों की बात याद है जब डायरेक्टर ने हमें साथ में पेंटिंग करना सिखाया था? गूरंग ने सिर हिलाया। वही दिन जब हमने वाटर कलर्स से एक दूसरे के चेहरे पर पेंटिंग की थी। डायरेक्टर ने कहा था कि कोई प्रिंसेस बनेगा, कोई प्रिंस, कोई नाइट, कोई छोटा डेविल या हीरो। फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर एक मास्क बना दिया और कहा कि अब मैं कैमन राइडर हूँ। हाँ, गुरेंग हंस पड़ा। उस दिन तुम इतने पॉपुलर हो गए थे कि हर कोई तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। लूची, उस दिन तुम सच में बहुत कूल लग रहे थे। लूची मुस्कुराया। लेकिन मैं जानता हूँ डायरेक्टर मुझे सिर्फ ये बताना चाहते थे कि सब ठीक है। पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि मैं सबसे कूल बच्चा हूँ। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी खुद से नफरत नहीं हुई। तीनों में लूची सबसे बड़ा था, इसलिए उसकी बातें गुरेंग और जियांग हेक्स्यू को पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन वे फिर भी सुनते रहे, इसलिए कोई बात नहीं। अगर दूसरे बच्चे मेरे बारे में कुछ कहते भी हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों हो। तुम हमेशा मेरी तरफ से बात करोगे। डायरेक्टर मेरे सबसे पसंदीदा इंसान है और तुम दोनों दूसरे नंबर पर हो। मेरे लिए भी यही है। डायरेक्टर सबसे पहले, फिर तुम दोनों। हाँ हाँ। दीवार के पीछे खड़े होकर बच्चों की बातें सुनते सुनते मैं कुछ देर के लिए खो गया। फिर मेरे होंठों से हल्की सी हंसी निकल गई। मैंने इंतजार किया जब तक तीनों ने छोटी उंगली मिलाकर हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहने का प्रॉमिस नहीं कर लिया। तब मैंने हल्की सी खांसी की और गार्डन में चला गया। ओह नहीं,
डायरेक्टर, चोरी छिपे बाहर खेलने आए तीनों बच्चे घबरा गए। वे तुरंत सीधे खड़े हो गए और सिर झुका लिया, लेकिन मैंने उन्हें डांटा नहीं। मैं बस उन्हें वापस डॉर्मेट्री तक ले गया। अंदर भेजने से पहले मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया, फिर धैर्य से बोला, भविष्य में चाहे कुछ भी हो तुम मुझे सब बता सकते हो। पहले खुद उसे सुलझाने की कोशिश करना, लेकिन अगर तुमसे नहीं हो पाए तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखकर कि मैं उन्हें रात में बाहर आने के लिए सजा नहीं दे रहा, जांग हेक्सुए के चेहरे का तनाव पूरी तरह गायब हो गया। उसने सबसे पहले सिर हिलाया। ठीक है। उसी समय शाओफू की आवाज मेरे कानों में गूंजी, होस्ट, हीरोइन का अफेक्शन लेवल पूरा भर चुका है, मिशन कंप्लीट। उसी पल जियांग हेक्सुए ने धीरे से पूछा, डायरेक्टर, कैप्चर का मतलब क्या होता है? मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मैं लगभग भूल ही गया था कि जांग हेक्सुए के पास माइंड रीडिंग की एबिलिटी थी। एक दिन उसे जरूर पता चल जाता कि मैं शुरू से ही उसके पास कैप्चर मिशन लेकर आया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मुस्कुराया। इसका मतलब है मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया की केयर और लव को महसूस करो। मैं तुम्हें इस दुनिया में मौजूद लव के अनगिनत रूप सिखाना चाहता हूँ। यही वह चीज है जिसकी कमी तुम्हारे जैसे अनगिनत ऑर्फनेज के बच्चों की जिंदगी में होती है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक दिन स्प्रिंग जरूर आएगी। दुनिया के किसी कोने में छोड़ दिए गए तुम्हें भी धूप का, सुबह की उसका और ठंडी हवा का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। एक छोटी सी चिड़िया भी तुम्हारी खिड़की पर आकर तुम्हारे लिए गाना गाएगी। तुम्हें अपनी खुशी मिलेगी और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। शाओशू, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। इसका मेरे कैप्चर मिशन से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आंखों में भी उन अनगिनत बच्चों की तरह सितारों की चमक है जिनकी मैंने हमेशा देखभाल की है। इस बार मेरे पास सिर्फ एक कैंडी नहीं है, मैं कैंडी बनाने वाला इंसान बनना चाहता हूँ, ताकि एक दिन तुम जैसे सभी बच्चों को सितारों का स्वाद चखा सकूं। जंग हेक्सुओ को मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने फिर भी अपनी बाहें फैलाकर मुझे कसकर गले लगा लिया। डायरेक्टर, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब सब ठीक था, क्योंकि वह लव का असली मतलब समझ चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि इस दुनिया में लव के हजारों रूप होते हैं, इसलिए वह कभी भी किसी की भावनाओं को आसानी से ठेस नहीं पहुंचाएगी। गुरेंग और लूची भी धीरे धीरे आगे आए। दोनों ने मुझे गले लगा लिया। डायरेक्टर, हम भी आपसे प्यार करते हैं। हमारी आवाजें डॉर्मेट्री के अंदर तक पहुंच गईं। अंधेरे कमरे में एक एक करके कई बच्चों ने अपनी आंखें खोल दी। उधर अनवंकिंग अभी जाने ही वाली थी कि बगल से एक छोटी सी हथेली ने उनका हाथ पकड़ लिया। छोटी लड़की धीरे से बोली, मुझे डायरेक्टर बहुत पसंद है, लेकिन मुझे आप भी पसंद है मिस अन। मुझे आप भी बहुत पसंद है। मुझे आंटी लू भी पसंद है, जो हमारे लिए खाना बनाती है। मुझे गेट वाले ग्रैंडपा चैन भी पसंद है, और सिस्टर शाओवेन भी, जो हर महीने हमसे मिलने आती है, और सिस्टर शाओयू भी, जो पिछली बार हमारे लिए नए कपड़े लेकर आई थी। एनवनकिंग, जो अभी कुछ देर पहले बच्चों को सुलाकर उठी थी। अचानक ढेर सारे छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें चारों तरफ से गले लगा लिया। वह दरवाजे के बाहर उस व्यक्ति की तरफ देखने लगी जिसे बच्चे कस कर गले लगाए हुए थे। उसके चेहरे पर बेबसी थी, लेकिन मुस्कान बेहद कोमल थी। काफी मुश्किल से हमने उन चहचहाते एक एक करके अपने दिल की बात कहने वाले बच्चों को दोबारा सुलाया। फिर मैं और एनवनकिंग ने डॉर्मेट्री का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। बाहर चांदनी बेहद सुंदर थी, उजली और बिल्कुल साफ, मानो जमीन पर मोतियों की परत बिछ गई हो। एक और नया साल आ चुका था। ऐसा लगता था कि बेइजिंग में हर सर्दी बर्फ जरूर गिरती है। मैं खिड़की के सहारे खड़ा होकर बर्फ में खेलते बच्चों को देख रहा था। इस साल उन्होंने एक नया खेल शुरू किया था। वे साइंस टीचर के पीछे पीछे घूमते और स्नोफ्लेक्स के आकार देखने की जिद करते। धीरे धीरे एन वॉन्किंग मेरे पास आकर खड़ी हो गई। आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है, घर जाइए वैनकिंग। आप बहुत समय से घर नहीं गई हैं। वैनकिंग ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है डायरेक्टर। इस साल न्यू ईयर के दूसरे दिन मेरे बड़े भाई अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वे हमारे ऑर्फनेज में वॉलंटियर बनकर काम करना चाहते हैं। उनके स्टूडेंट्स कितने बड़े हैं? वे मेरे भाई की पढ़ाई हुई पहली बैच के स्टूडेंट्स हैं। अब वे सब ग्रेजुएट हो चुके हैं। चिंता मत कीजिए डायरेक्टर, उन्हें काफी अनुभव है, और मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छे इंसान हैं। एन वॉन्किंग लगातार बोलती ही जा रही थी। मैं बिना कुछ कहे बस मुस्कुराता रहा और सिर हिलाता रहा। लगता है इस साल भी ऑर्फनेज में खूब रौनक रहने वाली थी। न्यू ईयर्स ईव पर मैंने हमेशा की तरह बच्चों को सुलाया, फिर अकेला अपने ऑफिस में बैठ गया। शाओफू हमेशा की तरह चुपचाप मेरी मालिश कर रहा था। पुराने दोस्त की तरह मैंने उससे यूं ही पूछ लिया, शाओफू तुम कब जा रहे हो? जब से वह मेरे साथ जुड़ा था तब से उसने मुझे बताया था कि कैप्चर मिशन पूरा होने के बाद उसे अपना अगला होस्ट ढूंढना होगा। आखिर सिस्टम्स के भी केपीआई होते हैं। शाओफू पहले के पीआई किंग बनने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। जब उसने मेरा मिशन इतनी तेजी से आगे बढ़ते देखा था तो खुशी से उछल पड़ा था। लेकिन पता नहीं क्यों जांग हेक्सुए का अफेक्शन लेवल 100 होने के बाद वह बस थोड़ी देर के लिए खुश हुआ। फिर उसने दोबारा कभी जाने की बात ही नहीं की। वह हमेशा मेरी ही तरफ रहा। लेकिन इस बार शाओफू हमेशा की तरह चुप नहीं रहा। कुछ देर बाद वह धीरे से मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। वह बहुत कम इस रूप में मेरे सामने आता था। हल्की सी चमक छोड़ता हुआ रोशनी का एक छोटा सा मुलायम गोला। हमेशा मजाक करने वाला शाओफू इस बार हिचकिचा रहा था। काफी देर बाद उसने पूरी बात कह पाई। होस्ट, मैं अब जाना नहीं चाहता। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उतना भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब मेरा अपना नाम है। मैं शाओफू हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और बोआई ऑर्फनेज को दुनिया का सबसे अच्छा ऑर्फनेज बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत देर तक चुप रहा। शाओफू घबरा गया। क्या आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते? बिल्कुल नहीं। मैं धीरे से मुस्कुराया। बस इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। मैं बस बहुत भावुक हो गया हूँ।
शाहफू धीरे से बोला, लगता है मैं भी अब अपने दोस्तों जैसा हो गया हूँ। हम सबके पास अब कुछ ऐसा है जो हम करना चाहते हैं। मेरा अपना नाम है और मेरे पास सबसे अच्छे होस्ट भी हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे लिए बहुत खुश हैं। मैंने अपनी हथेली में रखे उस छोटे से प्रकाश के गोले को प्यार से सहलाया। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो नए साल में भी हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन कमरे के अंदर वसंत जैसी गर्माहट थी। हमेशा की तरह मैं ऑफिस से बाहर निकला, बच्चों की डॉर्मेट्री में जाकर उनकी रजाई ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं वहीं रुक गया। मेरे ऑफिस के दरवाजे पर सितारों जैसी छोटी छोटी लाइट से सजा हुआ एक कांच का जार टंगा हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स रखे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर जार उतारा। सबसे ऊपर वाले बड़े कार्ड पर मुझे बेहद परिचित लिखावट दिखाई दी। कुछ शब्द पेन में लिखे थे, लेकिन हर अक्षर बहुत साफ और पूरे मन से लिखा गया था। डायरेक्टर, ये आइडिया चिंग मिया क्लास के सभी बच्चों ने मिलकर बनाया है, लेकिन आपका दरवाजा बहुत ऊंचा है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए हमें मिस एन से इसे टांगने के लिए कहना पड़ा। हम सबने ध्यान दिया है कि डायरेक्टर को स्टार्स बहुत पसंद है। लूची कहता है कि डायरेक्टर अक्सर आसमान देखते रहते हैं। गुरेंग कहता है कि आप मून को देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप स्टार्स को देख रहे होते हैं। इसलिए यहाँ मूनलाइट नहीं है, सिर्फ स्टार लाइट है। हाँ, गुरेंग ने आपके लिए एक मून भी बना दिया है। हर साल डायरेक्टर हम सबका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी डायरेक्टर का बर्थडे नहीं पता था। इसलिए हमने मिस एन से पूछा। तब हमें पता चला कि आपका बर्थडे स्प्रिंग आने वाले दिन होता है, लेकिन उस समय तक हमें सो जाना पड़ता है। इसलिए हम रात में आपको हैप्पी बर्थडे नहीं कह सकते। हम सब अच्छे बच्चे हैं, हमने बहुत अच्छे से व्यवहार किया है। हैप्पी न्यू ईयर डायरेक्टर, हैप्पी बर्थडे। हम सब ने अपनी अपनी छोटी सीक्रेट लेटर भी अंदर रखी है, उन्हें छिपाकर अकेले पढ़िएगा। चिंग मियाओ क्लास के सभी बच्चे जियांग हेक्सियो गु रेंग लूची चेन याओ। एक भी नाम कम नहीं था, एक भी नाम ज्यादा नहीं था। हर बच्चे ने अपना नाम बहुत ध्यान से लिखा था। फिर मैंने जियांग हेक्सियो की सीक्रेट लेटर खोली। डायरेक्टर, आपने एक बार मुझसे कहा था कि जिस दिन मैं अपनी माँ से मिली थी उस दिन बर्फ गिर रही थी। वह विंटर था। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे पहली बार किस दिन मिली थी, लेकिन मुझे लगता है वे फेरी टेल्स वाला सबसे सुंदर मौसम रहा होगा, क्योंकि उसी मौसम में मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। इसलिए स्प्रिंग का ये पहला लेटर मैं आपको दे रही हूँ। डायरेक्टर, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जांग हेक्सुए। पता नहीं कहाँ से आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगी रोशनी पूरे आसमान में खिल उठी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर जियांगशी। मैंने स्टार्स वाले उस ग्लास जार को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। स्प्रिंग की ओर से आए उस खत को देखते हुए मुझे शाओ फू की कही हुई बात याद आ गई। उसने एक बार मुझसे पूछा था, अगर एक दिन जियांग हेक्सियो को पता चल गया कि आप शुरू में सिर्फ उसका दिल जीतने आए थे तो क्या होगा? उस समय मैंने कुछ देर सोचा था, फिर उससे कहा था, कोई बात नहीं। ठीक वैसे ही जैसा मैंने जियांग हेक्सियो से कहा था, सब ठीक है। लव कभी ऊंच नीच या अमीर गरीब या नोबल और हम्बल में फर्क नहीं करता। लव सिर्फ एक बात देखता है कि वह सच्चा है या झूठा। इस दुनिया में लव के अनगिनत रूप हैं। शर्तों वाला लव, बिना शर्तों वाला लव, दिखावटी लव, दिल की गहराइयों से निकला लव, छिपा हुआ लव, खुलकर जताया गया लव, किसी के द्वारा स्वीकार किया गया लव, या फिर ऐसा लव जो शायद शुरुआत में सच्चा नहीं था, लेकिन अंत में उसने अपना 100% सच्चा दिल दे दिया।